Hello students, good morning. Welcome to the civics class. So in our previous class हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, द कोल्ड वॉर एरा, एंड हम लोग ने पेज नंबर 6 तक फिनिश कर लिया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 7. A thaw in the Cold War, increase in friendliness and end of the Cold War. Thaw means मेल्ट. जो कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगी. दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में जो कंडीशंस चल रही थी, वॉर लाइक सिचुएशन, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और जिसकी वजह से फ्रेंडलीनेस इंक्रीज़ हुई और जो कोल्ड वॉर थी वो ख़त्म होने लगी. As both sides realized that there is no winner in the nuclear war that would wipe out the entire human civilization. क्योंकि दोनों ही जो पावर ब्लॉक्स हैं उन्होंने दोनों ही साइड से ये रियलाइज़ किया गया कि जो न्यूक्लियर वेपन की जो न्यूक्लियर वॉर चल रही है उसमें कोई भी विनर नहीं हो सकता, एज इट वाइप आउट एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर देगी, ख़त्म कर देगी. जिसकी वजह से दोनों लोगों ने ये स्टार्ट किया कि जो फाइट उनके बीच चल रही है, जो एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं, उसको स्टॉप कर दिया जाए. एंड दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर डिटरेंस. सो फॉर दिस कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए जिसकी वजह से फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द थॉ इन द कोल्ड वॉर. कुछ फैक्टर्स स्टार्ट किए गए जिसकी वजह से जो कोल्ड वॉर थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ बढ़ने लगी. लाइक फर्स्ट, कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर वेपन्स. जो न्यूक्लियर वेपन्स उस टाइम पे चल रहे थे एक दूसरे के ऊपर, वो उनके ऊपर बैन लग गया, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाने लगा. सैकलिंग ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. सैकलिंग मीन्स जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था या जो बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे स्लो अप होने लगी, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो भी स्लो होने लगे और जो पॉलिसी थी वो पीसफुली चीज़ों को रन करने के लिए स्टार्ट की गई. थर्ड, द रोल ऑफ नॉन अलाइंड नेशंस. नॉन अलाइंड नेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. एंड द फोर्थ इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स. जो भी उस टाइम पे वेपन्स के लिए इकोनॉमिक चीज़ें यूज़ की जा रही थी, डेवलपमेंट यूज़ किए जा रहे थे, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ना ले करके बल्कि उसको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो नेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है उसके लिए यूज़ किया जाने लगा. द नेक्स्ट इज़ द नॉन अलाइंड मूवमेंट. नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था? In 1955, a conference of 29 Asian and African countries was convened at Bandung. So 1955 में एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया गया 29 एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ की. उसमें 1961 में फर्स्ट समिट दिया गया नॉन अलाइंड नेशन का. इसमें क्या था कि 25 कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया. The founder of non-aligned movement, special mention is made of the three outstanding leaders, Jawaharlal Nehru, Nasser and Joseph Tito. जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था ये रशिया और यूएसए के पावर ब्लॉक्स के लिए था. दोनों कंट्रीज़ अपनी अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ को ट्रीटीज़ और पॉलिसीज़ सेंड कर रहे थे कि वो साइन करके ये दोनों पावर ब्लॉक में से किसी एक पावर ब्लॉक के साथ जुड़ जाएं, जिसकी वजह से जो उनकी पावर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. सो कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जैसे कि इंडिया एक्सेट्रा. सो ये सारी कंट्रीज़ नहीं चाहती थी कि इनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो. सो फॉर दिस इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर एंड यूगोस्लाविया के लीडर जोसेफ टीटो, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपनी इंडिपेंडेंट नहीं ख़त्म कर सकते हैं और सिर्फ ये दोनों पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ सकते हैं. इसीलिए इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया. ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट? अबॉलिशन ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म. जो इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म था उस टाइम पे उसको अबॉलिश करना.
प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो उनके लिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है उसको ख़त्म करना। एंड एंड टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी कलर के बेसिस पे या लैंग्वेज और कास्ट रिलेटेड बेसिस पे, उसको ख़त्म करना। डिसआर्मामेंट एंड इन पर्टिकुलर ऑपरेशन टू द न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स जो यूज़ किए जा रहे थे उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना, बैन करना। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो उसको इस्टेब्लिश करना। ग्रोथ ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, अब स्लोली ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था इसकी धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट होने लगी। एज़ पहले जब ये नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो 3 या 4 कंट्रीज़ ही इसमें थे, बट धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी जब बढ़ने लगी तो कई सारी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई। Like in 2012, the 16th summit of the non-aligned nations was held in Tehran, Iran, in which 120 member nation participated, जिसमें 120 nation member of nation participated, 120 countries और अलग अलग नेशंस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। द नाम लीडर डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर्स सच एज कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड कन्फ्रंटिंग द यूएस सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें जो टेररिज्म था उसको भी डील करने के लिए, टैकल करने के लिए जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए। द न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशन हो रहा था कि किसी भी कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली रॉ मटेरियल्स वहाँ से लिए जा रहे थे या उनको जो पैसे देने थे वो बहुत कम दिए जा रहे थे, इन सब चीज़ों के लिए एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बना। द डेवलपिंग कंट्रीज should be empowered to influence the decision of World Bank and International Monetary Fund, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इतनी एम्पावरमेंट दी गई कि वो अपने इन्फ्लुएंस कर सकें जो वर्ल्ड बैंक है उनके डिसीजन को, एंड वहाँ से भी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वहाँ से भी हेल्प ले सकें। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग आउट द मिलिट्री अलाइंसेस, इंडिया ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की जिसमें क्या था कि मिलिट्री अलाइंसेस को अलग रखा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो चोज टू इन्वॉल्व मैनी कंट्रीज़ ऑफ एशिया एंड अफ्रीका इन द मिशन ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। सो जो हमारे प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया, जो उनका एक मिशन था कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में आपस में जो रिलेशन होना चाहिए वो वॉर लाइक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में एक पीस होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने इसका नाम मिशन ऑफ पीस भी रखा। एंड जो पूरे वर्ल्ड में एक पीस होनी चाहिए, जो कोल्ड वॉर एरा है उसको नहीं होना चाहिए, एंड जो न्यूक्लियर वेपन वॉर भी चल रही थी उसको स्टॉप करना चाहिए। द कोरियन क्राइसिस, स्विच कैनाल इशू, इंडिया बिलीव्ड इन फ्रीडम ऑफ ऑल नेशंस। So different issues थे at that time and India believed in the freedom of all nations. India policy towards USA during the Cold War era. इंडिया की क्या पॉलिसी थी यूएसए की तरफ बिटवीन द कोल्ड वॉर एरा? अमेरिकन एंड इंडियन परसेप्शन डिफर्ड रिगार्डिंग मैनी इश्यूज़, जो अमेरिका और इंडिया के जो परसेप्शंस थे वो अलग अलग थे बहुत सारे इश्यूज़ पे। During Indo-Pakistan wars in 1965 and 1971, USA displayed an anti-India stance. जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी in 1965 and 1971, उसमें यूएसए ने एंटी इंडिया स्टैंड लिया था, मींस इंडिया का साथ नहीं दिया था। इंडिया वांटेड टू इम्प्रूव इट्स रिलेशन विद यूएसए, क्योंकि इंडिया ये चाहती थी कि जो इंडिया के लोग थे, गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि यूएसए के साथ उनके रिलेशंस और अच्छे हों, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया रिफ्यूज टू साइन द नॉन proliferation treaty, many areas of cooperation between the two countries. In 1960s, USA advanced as loan also met our need for good grains. Exchange of the field of education, technology and culture continued between the two countries. USA has been India's biggest partner in trade.
बट धीरे धीरे यूएसए इन ट्रेड के मैटर में इंडिया का बिगेस्ट पार्टनर प्रूफ हुआ. नाउ इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स सोवियत रशियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा. इवन दो इंडिया केप्ट itself फ्रॉम द राइवलरीज ऑफ द सुपर पावर. इंडिया ने हमेशा अपने आप को, जो राइवलरी थी उसमें से अपने आप को अलग रखा कि जो सुपर पावर है रशिया, यूएसए और यूएसए, इनकी जो राइवलरी थी, जो फाइट चल रही थी, उन सब में से अपने आप को अलग रखा. इट वेरी मच वांटेड टू मेंटेन गुड रिलेशन विद सोवियत यूनियन. और इंडिया बहुत कीनली इंटरेस्टेड थी गुड इन मेंटेनिंग द गुड रिलेशन विद सोवियत यूनियन. एज द यूएसएसआर, रशिया बहुत ज़्यादा फाइनेंस कर रहे थे इन मशीन्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट फॉर इंडिया. अवर फॉरेन पॉलिसीज़ इन एडवांस अवर इंटरेस्ट. बहुत सारी हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ थी जिन्होंने जो बहुत सारे इंटरेस्ट थे उनको और एडवांस किया. नेशन लाइक यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी ग्रेटली हेल्प अस इन आवर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बहुत सारे नेशंस ऐसे थे जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल थे. एंड द कंट्रीज़ लाइक यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी ग्रेटली हेल्प अस इन आवर प्लान्स. Contribution of NAM to the development of third world countries. जो NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट था, बहुत ज़्यादा उससे हमें एक हेल्प मिली कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बना सकें. मैनी न्यूली इमर्ज नेशन इन एशिया एंड अफ्रीका रिफ्यूज़ टू जॉइन ईदर ऑफ द टू अपोजिंग ब्लॉक्स. बहुत सारी नेशंस ऐसे थे एशिया और अफ्रीका में जिन्होंने जो दो पावर ब्लॉक्स थे, रशिया और यूएसए, उनके साथ जुड़ने से मना कर दिया, ज्वाइन करने से, उनके साथ होने से अपोज कर दिया. देयरफॉर दे केम टू बी नोन बाय द नेम ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़. इसीलिए इन सारी कंट्रीज़ को, जिन कंट्रीज़ ने ये दो पावर ब्लॉक्स से जुड़ना इनकार कर दिया, मना कर दिया, इसीलिए इन सारी कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी बोला जाता है. The NAM helped these countries retain their identity and direct their into development activities. और इन सारी कंट्रीज़ की एक डिफरेंट आइडेंटिटी हुई और बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ हुई. रेलेवेंस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट. रेलेवेंस इसका क्या था? पुअर एंड स्मॉल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड शुड नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. नॉन अलाइंड मूवमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई. लाइक जो पुअर और स्मॉल कंट्रीज़ थी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं किया, क्योंकि ना ही वो रशिया के साथ अलाइंड हुई, ना ही वो यूएसए के साथ अलाइंड हुई. पावरफुल कंट्रीज़ दोनों ही थी. उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा सूटेबल उनको लगा. सो इसीलिए पुअर और जो स्मॉल कंट्रीज़ थी उनकी वर्ल्ड में आइडेंटिटी लूज़ नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई, उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी हुई. कोर इशूज सच एज कॉलोनिज्म, डिसआर्मामेंट एंड ह्यूमन राइट आर द रिलेवेंट टुडे एज एवर. एंड NAM लीडर्स डिड शिफ्ट देयर एम्फेसिस फ्रॉम पॉलिटिकल टू इकोनॉमिक मैटर्स. और NAM मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने पॉलिटिकल जो इश्यूज़ थे उससे हट करके कुछ इकोनॉमिक मैटर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कि कंट्री की भी डेवलपमेंट हो सके, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया. एंड बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से कंट्रीज़ की डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ हुई. सो वी हैव completed the chapter and you have to do on page number 22 long answer type question number 1, 3, 4, question number 5 and 8. सो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सारे क्वेश्चन एंड आंसर इम्पॉर्टेंट हैं, बट दीज आर more important. So find out the answer of these questions and do it in your copy, and in our next class we will start the new chapter.